तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस जो आगे स्टोरी होने वाली है वो कतई नेक्स्ट लेवल जाने वाली है और मज़ा आएगा देखकर कि आखिर स्टोरी में हो क्या रहा है। और स्टोरी नेक्स्ट लेवल होने वाली है और जो है आपके दिल को छू जाएगी। और शायद आपने नहीं सोचा होगा कि स्टोरी कुछ इस लेवल पे भी जा सकती है। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। और आगे स्टोरी में जो चीज़ें होने वाली हैं सच में आपका दिल जीत के ले जाएंगे और मज़ा आएगा आपको देखकर कि स्टोरी में चल क्या रहा है। तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि गाइस स्टोरी है ना जो नेक्स्ट लेवल होगी। और आगे के एपिसोड्स देखना हो तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी में होने क्या वाला है। तो यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए देखते हैं। राशि आहान को बहुत उम्मीद से देख रही थी, पर आहान ने कुछ नहीं बोला। आरव, हम यहाँ से चलते हैं, इनके साथ बिना किसी और दिन कर लेंगे। वैसे भी आहान को अजनबियों के साथ खाना खाना पसंद नहीं है। चिराग ने बहुत हिम्मत करके कहा। चिराग का आरव से रिश्ता वैसे भी कुछ खास अच्छा नहीं था, पर अब उसके सामने आहान की साइड लेके उसने आरव को और गुस्सा दिला दिया था। पर चिराग के पास ऐसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर आरव राशि और बाकी लड़कियों से बदतमीजी करता तो चिराग और आहान के रिश्ते में दरार आ जाती। अरे अगर मैं गाँव की डिनर आज ही करेंगे तो, आरव ने कहा। आरव ने सोचा कि अगर कोई सबसे पहले बोलेगा तो आहान होगा, पर ऐसा नहीं था। सबसे पहले जिसने उसके डिसीजन को अपोज किया वो तो चिराग था। आरव के इस बात से चिराग शांत हो गया। वो आरव की पहुंच के बारे में जानता था, इसलिए उसमें आगे बहस करना ठीक नहीं समझा। यार ना मैंने दोबारा, आरव ने एटीट्यूड के साथ पूछा। तुम बताओ, अगर मैं इन सुंदर लड़कियों के साथ डिनर करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आरव ने कहा। नहीं, आहान ने कहा। वो जानता था कि आरव उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था, पर इससे आहान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। गुड, नाउ ही समझदार हो तुम, आरव ने स्वर्क करते हुए कहा। आहान, चिराग ने कहा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। वो आहान की गुस्से के बारे में जानता था, इसलिए उसका आरव की बात आसानी से मान लेना उसे अटपटा लग रहा था। उसने अपने बॉस अश्विन को करारा जवाब दिया था, फिर वो आरव से ऐसा क्यों नहीं कह रहा था कुछ। आरव को चिराग का ये रिएक्शन समझ में आया। आरव ने सोचा कि आहान का उसकी बात मान लेने में कोई गलत काम तो नहीं था। कोई भी फटीचर सा दिखने वाला आदमी बोला उससे कैसे लड़ सकता था। तुम सब स्टूडेंट हो? चिराग ने पूछा। राशि की आंखों में घृणा थी और इसमें कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना मुंह फेर लिया। उधर वंशिका आरव में इंटरेस्टेड थी। उसने स्माइल किया और कहा, आपको भी इससे पता चला? ये देखकर आरव समझ गया था कि वंशिका के साथ कुछ उम्मीद थी, पर उसमें अपना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, बल्कि अपनी आंख को शांत रखा। अरे मुझे कैसे पता चला? वो जरूरी नहीं है, मैंने सही गेस किया, वो जरूरी है। आरव ने थोड़ा पोलाइट टोन में कहा। वंशिका एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और उसकी फैमिली ने उसे नाजों से पाला था, इसलिए आरव ने भी सोच समझकर उससे बात की। हाँ वो बात तो है, वंशिका ने कहा। आरव भी मुस्कुराया, फिर उसने वंशिका की तरफ देखा और उसके बाद राशि की तरफ देखा और कहा, ये ब्यूटीफुल भी स्टूडेंट है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? राशि ने चिढ़ते हुए कहा। उसमें अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं छुपाए। उसे आरव का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ओह, लगता है ये मैडम अपना गुस्सा नाक पर लेकर चलती है, आरव ने कहा और फिर राशि को घूरा। जब उसने टेबल के नीचे से राशि की सफेद टांगें देखी तब उसका दिल मचल गया। पर मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जिसका टेम्पर ऐसा हो। आए, आरव ने अपने दिल को संभालते हुए कहा। शाप, राशि जोश से चिल्लाई। राशि इस वक्त बहुत अनॉयड थी, पर आरव को राशि की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने राशि को कैजुअली देखा और कहा, अब ज्यादा नाटक मत करो और सीधा अपना एक रात का रेट बताओ। मैं तुम्हें अब कितने दिन पैसे देने के लिए तैयार? इससे पहले आरव अपनी बात पूरी कर पाता, उसके गाल पर किसी ने थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ उसे राशि नहीं मारा था। चाहो और ऐसी बकवास अपने घर पर करो, के सामने नहीं, राशि ने कहा। बात बेकी, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? आरव ने गुस्से ने कहा। ऐसे राशि ने उसे एक और थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ से आरव ने अपना आपा खो दिया।
उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी और पूरा शरीर कांप रहा था। मैं तुम्हारी जान लेने वाला, आरव चिल्लाया और वहां पर वाइन बोतल राशि की तरफ फेंकी। राशि घबराकर नीचे हो गई और अपनी आंख को बचाने लगी। वो डर गई कि मैं भी उसने आरव को 2 थप्पड़ मारे हों। फिर भी वो लड़की थी, एक लड़की होकर वो एक लड़की से नहीं लड़ सकती थी। तभी एक बोतल और आई और सीधा आरव के सर पर आकर लगी। आरव दर्द के मारे चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर गया और उसके माथे से खून निकल रहा था। आरव ने अपने माथे पर लगा खून रोकने की कोशिश की। जिसने बोतल फेंकी थी वो आहान था। आहान ने सोचा कि वो चिराग के लिए आरव से लड़ेगा नहीं। आरव उसके सामने चींटी के बराबर है। पर अब जब आरव बार बार राशि को परेशान कर रहा था तब आहान भी क्या कर सकता था। सब बहुत हैरान थे कि आखिर वहां क्या हुआ था। सिर्फ 2 लोग थे जो हैरान नहीं थे, चिराग और राशि। दोनों ही आहान को जानते थे। राशि जानती थी कि जब आहान उसके साथ है तो वो अपने लिए लड़ सकती है। अगर कुछ भी हुआ तो आहान संभाल लेगा। असल में आरव को थप्पड़ मारने की हिम्मत भी उसे आहान से ही मिली थी। आरव इस वक्त बहुत दर्द और गुस्से में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे आहान मारेगा। आहान शुरुआत से लेकर अब तक बिल्कुल शांत था। तोड़फोड़ और चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां कमोशन हो गया। इतना सब होने के बाद होटल का मैनेजमेंट भी वहां पर आ गया। दूसरे प्राइवेट एरिया से चिराग और आरव के दोस्त भी वहां आ गए। आरव सर, आपको क्या हुआ? मैनेजर ने पूछा। उसने हड़बड़ाकर आरव को जमीन से उठाया और चेयर पर बिठाया। आरव के माथे से खून बहता देख मैनेजर का चेहरा सफेद हो गया था। किसी को पता हो या ना, पर मैनेजर आरव के बारे में जानता था। उसके पेरेंट्स का बिजनेस की दुनिया में बहुत नाम था। वो वेस्ट इंडिया के अमीर परिवारों में से एक थे। उन दोनों का ही एक बेटा था, आरव, जिसे उन्होंने बहुत प्यार से पाला था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। मैनेजर को डर था कि अगर उन्हें पता चल गया कि उनके बेटे को रिवर रेस्टोरेंट में चोट लगी है तो उसकी नौकरी तो चली जाती, साथ में रेस्टोरेंट भी शायद बंद हो जाता। अनबिल, दिखाई नहीं देता तुम्हें कि किसने मारा है मुझे? आरव ने गुस्से में कहा। उसने अब तक का अपना सारा गुस्सा मैनेजर पर निकाला। मैनेजर के एक्सप्रेशन बदल गए। दरअसल जब वो वहां आया तो उसे समझ आ गया था कि बाहर क्या हुआ था। उसने राशि और वंशिका को पहले भी रेस्टोरेंट के बाहर देखा था। उन्होंने कुछ लड़कों से झगड़ा किया था जो उन्हें छेड़ रहे थे। मैनेजर समझ गया था कि आरव ने भी उन्हें परेशान किया होगा, जिस वजह से राशि ने उसे मारा, और मैनेजर तुरंत अंदाजा लगा सकता था। मैनेजर जानता था कि गलती जरूर आरव की थी, पर वो उसके सामने बोल नहीं सकता था। उसने आरव को शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, आरव सर, आप गुस्सा मत हो, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, वो सब संभाल लेंगे। शराब, इसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पुलिस को कॉल नहीं करेगा, आरव ने गुस्से में कहा। तुम्हारे रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड को तुमने दिखावे के लिए रखा है क्या? उन्हें बुलाओ और इस लड़की की टांगें तोड़ दो, आरव ने कहा। आरव को वेस्ट इंडिया में सब यंग मास्टर कहते थे। उसे मनाली में किसी ने मारा था और अगर इस मामले को हैंडल करने में अगर उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ता तो वो किसी को क्या मुंह दिखाएगा। इसके अलावा अगर उसने बुला लिया तो वो शायद आहान को हल्के में छोड़ दे, पर आरव उसे बहुत टॉर्चर करना चाहता था। ओके ओके आरव सर, आप शांत हो जाइए, मैं पुलिस को नहीं बुला रहा। मैनेजर ने आरव को शांत किया। इस मैनेजर को निपटने का सबसे अच्छा तरीका पुलिस को बुलाना था, पर मैनेजर आरव की बात नहीं टाल सकता था। सिक्योरिटी को बुलाओ जल्दी। मैनेजर ने वहां खड़े पेपर को ऑर्डर दिया। रिवर रेस्टोरेंट बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, इसलिए उनके पास अपनी सिक्योरिटी थी। इतना सब होता देख चिराग घबरा गया। वहां जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से ही हो रहा था। उसे स्टार्टिंग में ही इस मामले को ढंग से हैंडल करना चाहिए था। मैनेजर, प्लीज किसी को मत बुला, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, चिराग ने बहुत हिम्मत करके कहा। अगर सिक्योरिटी आ गई तो ये मामला और बढ़ जाएगा। चिराग आहान को जानता था। वो फैल्कन इंडस्ट्रीज में लड़ने से नहीं घबरा रहा था, फिर ये आरव क्या चीज था। चुप रहो तुम, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, आरव चिल्लाया और चिराग को गालियां देने लगा। अगर तुमने इस लड़की की साइड ली तुम और मारकर तुम्हारी चटनी बना दूंगा, आरव ने कहा। आरव, मैं को चिराग, इसे जिसे बुलाना है बुलाने दो, मैं भी तो देखूं कि कौन है जो मुझसे लड़ सकता है।
आहान ने चिराग को चुप करते हुए कहा। आहान जानता था कि चिराग उसकी मदद करना चाहता था, पर वो आरव को इतना भाव नहीं दे सकता था। आहान की बात से सब शौक हुए। जो सबसे ज्यादा शौक था वो मैनेजर था। ये सब कुछ रिवर रेस्टोरेंट में हो रहा था, इसलिए मैनेजर का सबसे ज्यादा घबराना वाजिब था। क्या आहान भी किसी बड़े बैकग्राउंड से था? अगर ऐसा हो गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। वो 2 बड़े परिवारों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता था। इस वक्त मैनेजर के दिमाग में बस यही चल रहा था। मैनेजर समझदार था, इसलिए सब कुछ समझ रहा था, पर आरव की क्लासमेट्स इतने समझदार नहीं थे। सिर्फ आरव की नजरों में उठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चिराग और आहान को ताने मारना शुरू कर दिए। अरे ये स्टूपिड हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? इसने खाना हमारे साथ खाया और साइड इस बेवकूफ की लड़ा है। इसकी अपनी कोई औकात ही नहीं है। सब चिराग को टारगेट कर रहे थे, पर चिराग चुप रहा। उसने उनको पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक लंबा चौड़ा लड़का आहान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आहान से पूछा, आरव भाई के साथ ये सब तुमने किया? हाँ, ये सब मैंने किया। क्या कर लोगे तुम? आहान ने कैजुअली कहा। बताओ तो मैं क्या कर लूंगा? उस लड़के ने कहा, और जैसे ही वो आहान पर अटैक करने लगा, वहां रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी आ गई। उनका लीडर सबसे आगे चल रहा था, जो बहुत ही हट्टा कट्टा और स्ट्रांग लग रहा था। मैनेजर, क्या प्रॉब्लम है? किसने प्रॉब्लम क्रिएट की? उस सिक्योरिटी लीडर ने पूछा। इसने, यही है वो जिसने आरव सर को मारा। मैनेजर ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस वक्त मैनेजर को एक साइड सुननी जरूरी थी, इसलिए उसने आरव की साइड चुनी, जिसके बैकग्राउंड के बारे में वो जानता था। तुरंत ही उस लीडर ने आहान को घूरा। बिना कुछ बोले वो अपने बूट से ठक ठक आवाज करते हुए आहान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे ऐसा करता देख आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था अब आहान नहीं बच पाएगा। तभी उस सिक्योरिटी लीडर ने अपनी टांग हवा में उठाई और आहान के सिर की तरफ एम किया। आरव ने मन में सोच लिया था कि आहान का सिर फटने वाला है। कोई भी ऐसी खतरनाक किक से कैसे बच सकता था? पर इससे पहले आरव अपनी खुशी मना पाता, उसे एक आवाज सुनाई थी। ये आवाज किसी को लात पड़ने की नहीं, बल्कि किसी हड्डी टूटने की थी। उस सिक्योरिटी लीडर पर आहान ने ऐसा अटैक किया था कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया और दर्द की वजह से शक्लें बनाने लगा। ये देखकर आरव का शरीर कांपने लगा। वो सिक्योरिटी गार्ड, जो इन सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर था, आहान की वजह से इस हालत में पड़ा था और दर्द में कराह रहा था। मैनेजर वहां खड़े खड़े थूक निकलने लगा। अब तक कभी उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। इतना ही नहीं, ये देखकर वो लड़की भी डर गए, जो अब तक आरव को इम्प्रेस करने के लिए चिराग और आहान को बातें सुना रहे थे। उन्होंने शुक्र मनाया कि उन्होंने आहान को सिर्फ बातें सुनाई थी और उस पर अटैक करने के लिए कोशिश नहीं की थी, वरना आज वो जमीन पर पड़े रो रहे होते। बकवास बकवास बकवास, आरव चिल्लाया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी उसे बचाने आई थी, उन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए थे। अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अटैक करो इस पर। मैं इसे सही सलामत नहीं देख सकता, आरव ने कहा। फिर से मैनेजर घबरा गया। जब वो सिक्योरिटी लीडर आहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ऐसा तो कोई और उनके पास नहीं था जो आहान को कुछ कर सके। क्या आरव आहान से बदला ले पाएगा? मैं जो कह रहा हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा या फिर दिखाई नहीं दे रहा? आरव ने मैनेजर से पूछा। आरव साहब, क्यों ना अब हम पुलिस को बुला लें? मैनेजर ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे पुलिस क्या तुम्हारी रिश्तेदार लगती है क्या? कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा, आरव ने कहा। आरव साहब, हमारे रेस्टोरेंट की सारी सिक्योरिटी यहीं पर है और इस लड़के की टक्कर का कोई नहीं है, मैनेजर ने कहा। इस वक्त आहान से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। और आरव ने गुस्से में चिल्लाया। उसने अपनी एक क्लासमेट की तरफ देखा जो उसकी मदद कर सकता था, पर इससे पहले आरव कुछ बोल पाता, उस लड़के ने कहा, हाँ आरव, मैं नहीं लड़ सकता, तुम किसी और को बोल दो भाई। जब कोई सिक्योरिटी आगे नहीं आ रही थी, तो उस लड़के की क्या औकात थी कि वो आहान से लड़े? ये सुनकर आरव को गुस्सा आ गया। कोई भी आहान से लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा था। उसके अपने दोस्त उसका साथ नहीं दे रहे थे। आरव गुस्से से तिलमिला रहा था। वहीं आहान बहुत शांत था और कामली वहां पर खड़ा था।
तुम्हें किसी और को बुलाना है? अगर बुलाना है तो जल्दी बुलाओ, मेरे पास 15 मिनट हैं। इसके बाद मुझे और ज़रूरी काम है। 15 मिनट में तुम जैसे चाहो उसे बुला सकते हो, आहान ने कहा। आहान की बात से सब हैरान हो गए। आहान में इतना एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस किस बात का था? सब लोग सोच रहे थे कि इतना सीन क्रिएट हो जाने के बाद भी कोई भी वहां से भागने के बारे में नहीं सोचेगा, और अगर सोचेगा तो ये तो और लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। आरव का शरीर गुस्से से गर्म हो रहा था। वो समझ गया था कि आहान उसे प्रवोक कर रहा था। आरव अपने पैर पटकने लगा। अरे तुम सच में चाहते हो कि मैं किसी को बुलाऊं? आरव ने कहा। लगभग सब समझ गए थे कि आहान उतना सिंपल नहीं था जितना सबको लग रहा था, पर आरव इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अभी भी डिनायल में था। उसे कुछ भी करके आहान को हराना ही था, भले आहान कैसा भी हो, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आहान को वो हरा कर रहेगा। हाँ, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, आहान ने कहा। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था कि आरव क्या सोच रहा था। वो इस वक्त आरव से सिर्फ इसलिए डील कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद आरव चिराग को परेशान करे। एक बार आहान आरव को अच्छे से सबक सिखा देगा, फिर वो चिराग को परेशान करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है, बाद में पछताना मत, आरव ने कहा। ज्यादा ज्ञान मत दो, टाइम काम है तुम्हारे पास, जो करना है जल्दी करो, आहान ने कहा। आरव ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। उसने मनाली में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए रखे थे। हालांकि इतने बड़े लोगों से मदद मांगने में उसे शर्म आ रही थी, पर इस वक्त आहान को हराना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। फोन पर बात करते हुए आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जब फोन रखा तब उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब तो मेरे कोई नहीं बचा पाएगा, आरव ने कहा और हंसने लगा। पहले आरव खुद नर्वस था क्योंकि जिसे उसने कॉल किया था वो उससे भी हाई क्लास था, पर जब वो उसकी मदद करने के लिए मान गया तब उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि आरव भले किसी को भी बुला ले, पर वो उससे डील कर ही लेगा। आहान ने सोचा कि जितना वो आरव को इग्नोर करेगा बात उतनी ही बढ़ेगी, पर आहान को उसे इग्नोर करना उसे बहुत खल रहा था, इसलिए वो आहान से बदला लेने के लिए बेचैन हो रहा था। तुम चुप क्यों खड़े हो? अब तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या बैम? आहान ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही आरव ने बोलना बंद किया। अब तुम्हें डर लग रहा है तो अपने घुटने पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान बचा लूं, आरव ने कहा। तुम्हें मेरे आगे झुकना। इससे पहले आरव अपनी बात पूरी कर पाता, आरव के मुंह पर एक चाय का कप आया। उसका मुंह चाय से लाल हो गया था। आरव अपना चेहरा हाथों से ढक रहा था और रोने बिलखने लगा। एक तो पहले से उसके माथे पर घाव था, अब उस पर गर्म चाय भी गिर गई थी। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग डर गए थे। वो ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही अपनी जगह से हिल पा रहे थे। सब बस आहान की तरफ देख रहे थे। आहान ने बहुत धीरे से ये सब कुछ किया था। किसी को नहीं पता था कि आहान ने कब कब उठाया और इसके मुंह की तरफ फेंका। आहान डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन हिला रहा था। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, पर आरव चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और बस हल्ला मचाया जा रहा था। उसके पास और कोई तरीका बचा ही नहीं था। आहान के इस एक्शन के बाद आरव शांत हो गया। अभी भी उसकी आंखों में आहान के लिए गुस्सा और नफरत थी, पर फिर भी उसने अब कुछ नहीं बोला। आरव सर के लिए बर्फ लाओ जल्दी, मैनेजर ने कहा। रिवर रेस्टोरेंट के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। उसकी बैक सीट पर एक लड़का था जिसने ब्रांडेड शर्ट पहनी हुई थी और वो सिगार पी रहा था। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने सूट पहना हुआ था। वो लड़का बहुत आराम से बैठा था, पर वो अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा बेचैन था। सर, आपके पापा ने आपको बाहर आने से मना किया और आप, उस आदमी ने कहा। रिलैक्स अंकल, उस लड़के ने बहुत कैजुअली कहा। मैं अभी जाऊंगा और अपने दोस्त की मदद करूंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई कांड नहीं करूंगा, उस लड़के ने कहा। सर, प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात नहीं है, पर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर मास्टर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि आपको 15 दिन घर पर ही रहना है। मास्टर आपसे और मुझसे नाराज हो जाएंगे, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। हर रूल्स बनते हैं टूटने के लिए, उस लड़के ने कहा। अंकल, आप बैठ के कुछ पता नहीं मत। जब उन्हें कुछ पता नहीं होगा तो वो
हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। उस लड़के ने अपनी बात कही। वो अपने डैड की बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा था। पर सर, वो आदमी अभी भी उस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसने उसकी बात नहीं सुनी और बीच में बोला, अगर डैड को पता चल जाए तो उन्हें कह देना कि मैं आरव मेहंदी रत्ता की मदद करने आया हूं और वो वेस्ट इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है। डैड समझ जाएंगे ये मिस्टर मेहंदी रत्ता का बेटा है। उस आदमी ने पूछा। यस, उस लड़के ने कहा। पर आप उसे कैसे जानते हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जानता था कि उसे मास्टर का परिवार और मेहंदी रत्ता फैमिली के बीच अगर अच्छा बिजनेस हो जाए तो उन्हें बहुत फायदा होगा। वो मुझे क्लब में मिला था, मैं यहाँ नया आया था और यहाँ किसी को जानता नहीं था, इसलिए मैंने उसे लंच पर इनवाइट किया था और उसका इंट्रोडक्शन कुछ लोगों से करवाया था। उस लड़की ने कहा। अच्छा, उस आदमी ने कहा। इस वक्त दोनों एक दूसरे की जरूरत थे। आरव को मनाली में अपना नाम करने के लिए इस लड़के की जरूरत थी और इसके परिवार को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मेहंदी रत्ता परिवार की जरूरत थी। इतनी बात करने के बाद वो लड़का गाड़ी से उतरा और उसने आरव को कॉल किया। आरव, मैं आ गया हूँ, रेस्टोरेंट के बाहर ही हूँ। उस लड़के ने कहा। यंग मास्टर रोहित, आप आ गए। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। आरव ने अपनी मदद के लिए जिसको बुलाया था वो और कहीं नहीं बल्कि रोहित जैन था। आप वहीं रुकिए, मैं अभी आपको लेने आता हूँ, आरव ने कहा। ठीक है। रोहित ये बात सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा था कि आरव उसका वेलकम कैसे करेगा और क्या वो उसे इज्जत देगा। आरव रोहित की उम्मीद पर खरा उतरा। वो उसे लेने बाहर तक आ रहा था। फोन रखने के बाद आरव ने आहान की तरफ देखा और कहा, यंग मास्टर रोहित नीचे ही हैं, अब देखो तुम्हारा क्या होता है। अच्छा, ऊपर लाओ उसे, फिर देखना कि क्या होता है, आहान ने कहा। वहां मौजूद सारे लोग रोहित को नहीं जानते थे, इसलिए उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। यंग मास्टर रोहित कौन है? किसी ने कहा। कहीं वो ज्वेलरी टाइकून विजय जैन का बेटा तो नहीं है? किसी ने उछलते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है। किसी ने कहा। इम्पॉसिबल क्यों है? उनके बेटे का नाम रोहित है और वो ऐसे रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, फिर इम्पॉसिबल क्यों है? किसी ने कहा। पर अगर ऐसा हुआ तो फिर आरव उसे कैसे जानता है? सब इस वक्त बहुत हैरान परेशान थे। मैनेजर को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब यह मामला कैसे निपटेगा। तभी आरव और रोहित चलते हुए प्राइवेट एरिया की तरफ आए। रोहित को देखकर सब पहचान गए थे कि ये रोहित जैन ही है। अगर वो रोहित को नहीं जानते तब भी उसका ऑरा देखकर सबको आहान पर तरस आने लगा। सब आहान से बहुत दूर हो गए। इन सब के बीच राशि बहुत अजीब फील कर रही थी। वो जानती थी कि ऑडिटोरियम में क्या हुआ था। रोहित और आहान के बीच में वैसे भी कट्टर दुश्मनी हो चुकी थी। आहान, रोहित क्यों? राशि ने कहा। पता नहीं, आहान ने कंधा उठाते हुए कहा। उसके चेहरे की मुस्कान इस वक्त बता रही थी कि रोहित के वहां आने की उसे कितनी खुशी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी मदद के लिए आरव रोहित को बुलाएगा। रूम में बहुत सारे लोग थे, इसलिए रोहित को आहान नजर नहीं आया। तभी आरव चिल्लाया, हाँ निकलो, हाँ चुप कर बैठे हो बे। तुम सच में चाहते हो कि मैं बाहर आ जाऊं? आहान ने कहा। आहान की आवाज में बहुत मस्ती थी। रोहित जो अब तक बहुत शांत था, आहान की आवाज सुनकर अचानक से घबराया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अब तुम्हें लला डर, अब तुम चाहते हो कि हम कुछ ना करे, तो अगर हमसे माफी मांग लो और इन दोनों लड़कियों के साथ मैं जाने दो। आरव ने कहा। शराब! रोहित चिल्लाया। अब तो उसने आहान को देखा भी नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज से रोहित घबरा गया था। ये मास्टर रोहित, अब मुझे। आरव ने कुछ कहना चाहा पर रोहित ने उसे रोक दिया। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है बेब, रोहित ने कहा। आरव बिल्कुल चुप हो गया। रोहित के बदले हुए तेवर देखकर सब चौंक गए। तभी आहान पीछे से आगे आया और रोहित के सामने हाथ पीछे करके आकर खड़ा हो गया। यंग मास्टर रोहित, जल्दी फिर से मुलाकात हुई हमारी, आहान ने कहा। पूरा रूम शौक में था। फिर से मुलाकात? रोहित और आहान एक दूसरे को जानते थे। सबके मुंह खुले के खुले रह गए।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसके लिए आरव ने उसे बुलाया है वो लड़का आहान होगा। अगर उसे पता होगा तो वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। इस वक्त वो आहान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, फिर भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ओह, तो मुझे कहीं जाने से पहले यह मास्टर रोहित से पूछना पड़ेगा, आहान ने मुंह बनाते हुए कहा। रोहित की शक्ल देखकर आहान समझ गया था कि जरूर उसके पिता ने उसे आहान से दूर करने के लिए कहा था। आहान की ऐसी टोन ने सबको हैरान कर दिया था। सबको लग रहा था कि आहान और रोहित एक दूसरे को जानते थे, पर अब उन्हें लग रहा था कि ये जान पहचान से ज्यादा का रिश्ता है। शायद दोनों के बीच कोई दुश्मनी है। सब बस दोनों को देख रहे थे। आरव के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। सबकी तरह वो भी देख पा रहा था कि आहान और रोहित के बीच में कैसा रिश्ता था। पहले उसे समझ नहीं आया कि रोहित ने उसे चुप रहने के लिए क्यों कहा था, पर अब उसे समझ में आ गया था। ऐसी कोई बात भी है, रोहित ने कहा। रोहित आहान से पंगा नहीं लेना चाहता था। इस वक्त में आहान पहला लड़का था जिसे उसने किडनैपिंग किया था, और उसके पिता ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था, बल्कि उसे ही घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। अगर ऐसा है तो फिर अच्छी बात है, आहान ने कहा। और यस सर, और इस गया, आहान ने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस वक्त आरव के पैर कांप रहे थे और उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसने रोहित को अपनी मदद के लिए बुलाया था और अब उसने ही आहान के सामने सरेंडर कर दिया था। अब क्या रोहित आरव को बचाने के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा? भाई से नहीं जानता, हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है, रोहित ने रूखी आवाज में जवाब दिया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिसे उसने अपनी मदद के लिए बुलाया था उसने ही उसे जाने से मना कर दिया था। रोहित इस वक्त बिल्कुल हार्टलेस था। यंग मास्टर रोहित, आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा। एट लास्ट, रोहित ने कहा। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा गुस्सा जिस पर आ रहा था वो आहान नहीं बल्कि आरव था। अगर आरव ने उसे फोन नहीं किया होता तो वो कभी घर से बाहर निकल नहीं आता और आहान से नहीं मिलता। आहान तो फिर भी उसके लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं करेगा, पर अगर विजय को ये बात पता चली तो वो क्या उसके साथ करेंगे ये रोहित खुद भी नहीं जानता था। इस वक्त रोहित आरव की जान लेना चाहता था। इस वक्त जिस तरह रोहित आरव को घूर रहा था उसे देखकर कोई भी डर जाता, तो आरव क्या चीज था। वो अब रोहित की मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। अब उसे जो बचा सकता था वो आहान ही था। इसलिए उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और आहान से कहा, आहान, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आरव बहुत समझदार था, इसलिए आहान कुछ करता उससे पहले ही वो अपने घुटने पर बैठकर आहान से माफी मांगने लगा। आहान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसी गलती आगे से कभी नहीं दोहराऊंगा। मैंने आपको नीचा दिखाया है, इसमें मेरी गलती थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। आरव बोलता रहा और हर लाइन के बाद वो अपने आप को एक थप्पड़ मारता रहा। उसने अपने आप को इतने थप्पड़ मारे कि उसकी होंठ के साइड से खून आने लगा। ये देखकर जो सबसे ज्यादा हैरान थे वो आरव के क्लासमेट्स थे। आरव हमेशा अपनी स्ट्रेंथ शो ऑफ करता था, पर आज वो आहान के आगे घुटने टेक कर बैठा था और अपने आप को मार रहा था। चिराग के चेहरे पर भी एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। कोई नहीं जानता था कि आहान फैल्कन इंडस्ट्रीज का एक मामूली एम्प्लॉय था और आरव वेस्ट इंडिया का यंग मास्टर। पर चिराग ये सच जानता था। इस हिसाब से जिसे घुटने टेक कर बैठना चाहिए था वो एक मामूली एम्प्लॉय को बैठना चाहिए था, पर यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा था। बाकी सब के मुकाबले राशि थोड़ी शांत थी। उसने आहान को बहुत बार इस रूप में देखा था। वो जानती थी कि एंड में ऐसा ही होगा। अगर तुम ये पहले ही कर देते तो इतना ड्रामा नहीं होता, आहान ने ताना मारते हुए कहा। अब दफा हो जाओ यहाँ से, आहान ने कहा। थैंक यू आहान, थैंक यू, मैं अभी चला जाता हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। आरव उठा और खुशी खुशी रूम के बाहर चला गया। आखिर उसकी जान बच गई थी। आहान, आज जो कुछ भी हुआ वो आरव की वजह से हुआ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, रोहित ने कहा। आज क्या हुआ? आहान ने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ कहा। मुझे तो कुछ ज्यादा याद नहीं है, आहान ने कहा। आहान के कहने का मतलब साफ था,
वो इस मामले को अब और आगे नहीं लेकर जा सकता और जाएगा भी नहीं। जब रोहित उससे माफी मांग रहा था और आरव ने भी अपनी गलती मान ली तो आहान बिना वजह ग्रज नहीं रखेगा। आहान वैसे भी बिना वजह गुस्सा करने वालों में से नहीं था। उसके हिसाब से दुश्मनी जितनी जल्दी सेटल हो जाए उतना अच्छा। थैंक यू आहान, रोहित ने कहा और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अब आहान इस मामले के लिए किसी से बदला नहीं लेगा। भले ही वो ऊपर से कितना ही दिखावा कर रहा हो कि उसे विजय के हाउस अरेस्ट से फर्क नहीं पड़ रहा था, पर असल में वो भी घबराया हुआ था। अब विजय उसे माफ भी कर देगा और शायद हाउस अरेस्ट भी ना रखे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आहान ने कहा। इसके बाद रोहित वहां से चला गया। एक एक करके चिराग और आरव के सारे क्लासमेट्स भी चले गए। आहान, मैं भी चलता हूँ, चिराग ने कहा। चिराग के चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कान थी और वो बहुत ऑकवर्ड था। ठीक है, आहान चिराग के मन की हालत समझता था, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया, ना अपने साथ चलने के लिए बोला। चिराग जब बाहर निकला तब उसने देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स अभी तक वहीं थे। चिराग को देखकर सबने उसे खेल लिया था। ए चिराग, आहान का बैकग्राउंड क्या है? ब्रदर चिराग, क्या तुम आहान से हमारा इंट्रोडक्शन करवा सकते हो? हाँ ब्रदर चिराग, हम तो तुम्हारे दोस्त है ना, तुम्हें हमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। चिराग, क्या आहान की कोई गर्लफ्रेंड है? सबने चिराग पर सवालों की बारिश कर दी थी। इस वक्त सब चिराग को ब्रदर चिराग कह रहे थे। सबके इस बिहेवियर से चिराग को थोड़ा अजीब लग रहा था। कॉलेज के दिनों में जो लोग उससे ढंग से बात तक नहीं करते थे, आज उससे इतना रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। चिराग ये भी जानता था कि ये सब इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत औसम था, बल्कि इसलिए हो रहा था क्योंकि वो आहान को जानता था। अगर मैं कहूँ कि आहान भी मेरी तरह फैल्कन इंडस्ट्रीज में एक लो लेवल एम्प्लॉय है तो तुम मेरी बात का विश्वास करोगे? चिराग ने कहा। हालांकि चिराग को भी लग रहा था कि आहान कुछ छुपा रहा है और इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे ऐसी पर्सनालिटी का आदमी सिर्फ मामूली एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तुमने देखा नहीं आरव, जो हर वक्त अपनी ताकत की ढींगे हाँकता है, आज आहान के सामने कैसा गिड़गिड़ा रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपने आप को थप्पड़ भी मारे थे। तुम सब आरव की बात क्या कर रहे हो? रोहित भी तो उससे माफी मांग कर चला गया था। सबने कहना शुरू कर दिया। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि आहान सिर्फ एक लो लेवल एम्प्लॉय था। तो उन लोगों को मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, रहने दो। मैं आहान से फैल्कन में ही मिला था, समझे? चिराग ने कहा। इसके आगे चिराग ने कुछ नहीं कहा। जब सबने देखा कि चिराग आहान के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, तब उन्हें लगा कि चिराग का भी कोई सीक्रेट होगा। ब्रदर चिराग, जब तुम्हारे पास बहुत पैसा है तब हमें भूल मत जाना। हाँ, हम इतने सालों से साथ हैं, हमारा भी ख्याल रखना। चिराग के क्लासमेट्स ने कहना शुरू कर दिया। अब सब चिराग के आसपास रहना चाहते थे। सब अपने मन में सोच रहे थे कि वो आरव से अब दूर रहेंगे। अगर आहान ने कभी आरव से बदला लेने का सोचा तो फिर वो उसमें नहीं फंसना चाहते थे। ये सब बोलने के बाद सब वहां से चले गए। चिराग ने अपनी आंखें बंद की और गर्दन हिलाने लगा। चिराग ने अपने कार की चाबी निकाली जो वो शो ऑफ करने के लिए आहान से मांग कर लाया था, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। अनजाने में ही सही, पर आज फिर सारा अटेंशन आहान ले गया था। चिराग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके रियूनियन पर आहान के चर्चे होंगे। उधर रिवर रेस्टोरेंट के प्राइवेट एरिया में राशि ने मैनेजर से कहा, मैनेजर प्लीज बिल ले आइए। ये ट्रीट राशि की तरफ से थी, इसलिए सारा बिल वो भरने वाली थी। मैनेजर बिल लेकर आया, पर राशि को देने से पहले उसने कहा, मैडम अभी तक हमने आपसे माफ़ी भी नहीं मांगी, तो हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? माफ़ी? राशि की आंखें बड़ी हो गई। मैनेजर की बात उसे ऐसे लगने लगी जैसे वो कोई बहुत बड़ी भूल थी। राशि को मैनेजर इतना घबराया हुआ अजीब लग रहा था। मैडम सर, पहले जो भी हुआ वो मैंने आरव सर के दबाव में आकर किया। हाँ, आप इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका दिल भी बड़ा है। आपने आरव सर और रोहित सर दोनों को माफ कर दिया था। अब प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैनेजर ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैनेजर आगे कुछ बोलता तो वो रो देता। दरअसल मैनेजर ने आहान पर सिक्योरिटी से अटैक करवाने की कोशिश की थी।
अब रहान ये बात बाहर बता देता तो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता और शायद मैनेजर के नौकरी पर भी। ये सब अवॉइड करने के लिए मैनेजर का राशि और रहान से माफी मांगना जरूरी था। इट्स ओके, आप प्लीज बिल दीजिए, राशि ने कहा। उसे डर था कि अगर मैनेजर ने इससे ज्यादा बोला तो वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लग जाएगा। थैंक यू मैडम, मैनेजर ने कहा और बिल राशि को दे दिया। वो समझ गया था कि राशि उसके लेवल पर नहीं गिरने वाली थी। सर, आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैनेजर ने आहान से कहा। मैनेजर की नजर में आहान बहुत बड़ा आदमी था। वो चाहता तो कुछ भी करवा सकता था। मैनेजर ने ये तक मान लिया था कि उसका जीना और मरना भी आहान के हाथ में ही था। मैनेजर भले ही रिवर रेस्टोरेंट जैसे बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर था, पर था वो भी मिडिल क्लास ही। उसका भी अपना परिवार था जिसे उसे पालना था। बहुत लोगों की नज़र में आहान भी मिडिल क्लास ही था, पर उसका ऑरा सबको उसके आगे झुकने में मजबूर कर देता था। मैनेजर के बार बार रंग बदलते हुए चेहरे को देखकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से कहा, जब राशि ने आपको माफ कर दिया है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। थैंक यू सर। मैनेजर की आंखों में पानी आ गया। वो बहुत खुश था कि उसकी रेपुटेशन बच गई। बिल भरने के बाद सब वहां से चले गए। जैसे ही सब पार्किंग लॉट में पहुंचे, आहान ने घड़ी देखी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। आहान ने राशि, वंशिका और बाकी लड़कियों से कहा, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आहान ऐसी आधी रात को लड़कियों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास कार है, मैं सबको ड्रॉप कर दूंगी, वंशिका ने कहा और कार कीज निकाली। उसने बटन दबाया और पास में खड़ी उसकी लग्जरी कार की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ओके, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। आहान, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? वंशिका ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आहान ने कहा और अपना फोन निकाला। आहान ने वंशिका को अपना नंबर दिया और उसने तुरंत आहान को मिस्ड कॉल दिया। आहान ने भी वंशिका का नंबर सेव कर लिया। आहान वंशिका के बारे में और जानना चाहता था। जिस तरह वो बात कर रही थी, उससे एक बात तो साफ थी कि वंशिका कोई आम लड़की नहीं थी। इस वक्त आहान को जो बात समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि वंशिका उससे चाहती क्या है। इसके अलावा उसके इरादे अच्छे हैं या बुरे, ये भी आहान को नहीं पता था। राशि और उसकी फ्रेंड्स के वहां से चले जाने के बाद आहान ने टैक्सी ली और अपने होटल पहुंचा। उसके गेट के बाहर ही शान को देखा, जो इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहा था। आहान भी मुस्कुराते हुए उसके पास गया। आहान को देखकर शान बहुत खुश हो गया। यंग मास्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप फाइनली आ गए, शान ने कहा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। क्या बात है, तुम इतने खुश नजर आ रहे हो, कोई गुड न्यूज है क्या? आहान ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज है, शान ने कहा और बच्चों की तरह उछलने लगा। बड़ी गुड न्यूज? आहान ने कुछ सोचा और फिर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अतुल ने मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लिए हैं? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, आपको कैसे पता चला? शान ने सरप्राइज होते हुए पूछा। पिछले कुछ दिनों से आहान अपने कामों में बहुत उलझा हुआ था, इसलिए उसे अतुल से मिलने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। पर फिर भी आहान ने सही अंदाजा लगा लिया कि आखिर गुड न्यूज क्या हो सकती है। शान के इस सवाल से आहान भी हैरान हो गया था। दरअसल उसने ये बात बड़ी कैजुअली कही थी, पर उसे नहीं पता था कि ये सच है। इस वक्त अतुल कहाँ है? आहान ने पूछा। इस वक्त अतुल का सारे लेवल पार कर लेना खुशी की बात तो थी, पर यह बहुत बड़ी बात भी थी। अब वो भी मार्शल आर्ट मास्टर बन गया था। इस वक्त मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मार्शल आर्ट मास्टर होना ही सबसे बड़ा था। वो ऊपर है, इस वक्त वो नए तौर तरीकों में अपने आप को, अपने शरीर को ढाल रहे हैं, शान ने कहा। मार्शल आर्ट मास्टर बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस में अडैप्ट करना पड़ता है। इस सब में बहुत वक्त लगता है। क्या अतुल का मार्शल आर्ट मास्टर बन जाना अतुल और आहान के रिश्ते को बदल देगा? आहान को पता चलता है कि अतुल भी मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है। इस वक्त अतुल अपने नए कल्टीवेशन में ढलने की कोशिश कर रहा था। जब कोई मार्शल आर्ट के एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाता है, तब उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। उनमें से एक बदलाव उसकी टेम्पर का होता है। अब अतुल तो मार्शल आर्ट मास्टर बन गया था,
इसलिए आहान जानना चाहता था कि उसमें क्या बदलाव आया है। इस वक्त अतुल कहाँ है? आहान ने पूछा। वो ऊपर है। इस वक्त वो नए तौर तरीके अपने शरीर में ढाल रहे हैं, शान ने कहा। अच्छा, मुझे उनके पास लेकर चलो, आहान ने कहा। हाँ, शान ने कहा। दोनों अतुल के स्वीट में पहुंचे। जब आहान ने दरवाजा खोला तब अतुल ने अपनी आंखें खोली। अतुल इस वक्त बहुत अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो पहले के मुकाबले थोड़ा यंग लग रहा था। आहान को देखकर अतुल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, ओ छोटे, देखा तुम्हारे बड़े भाई ने मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लिए हैं। वो भी मार्शल आर्ट मास्टर है। अतुल की ये मुस्कान देखकर आहान ने राहत की सांस ली। वो खुश था कि अतुल का टेम्पर और एटीट्यूड ज्यादा नहीं बढ़ा था। लोग हर लेवल के बाद बहुत ईगो में आ जाते थे, पर अतुल के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो बहुत समझदार और अपने स्किल्स की तरफ बहुत लॉयल था। ये सब कब और कैसे हुआ? आहान ने पूछा। आहान नीचे भी ये बात सुनकर हैरान था, और इसलिए था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अतुल बिना किसी वार्निंग के या मूवमेंट के ऐसे मार्शल आर्ट का फाइनल लेवल पार कर लेगा। जब भी कोई मार्शल आर्ट मास्टर बनता है तो उसे बहुत दिन अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करने में लगते हैं। उन्हें अपनी एनर्जी एडजस्ट करनी पड़ती है और हर वक्त प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को तैयार रखना पड़ता है। इसके अलावा अपने आप को बहुत शांत रखना भी पड़ता है। आहान का कंफ्यूजन देखकर अतुल हंसने लगा। वो समझ गया था कि आहान क्या सोच रहा है। आहान, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने ये पावर नीम में पाई है तो तुम मेरा विश्वास करोगे? अतुल ने कहा। ये बात सुनकर आहान चौंक गया। वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, पर अतुल का सीरियस एक्सप्रेशन देखने के बाद उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। आहान मान गया था कि अतुल ने ये लेवल एक रात में ही पार किया था। तो फिर अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? आहान ने पूछा। अब अतुल गैंगटॉक जाकर अकेले आदिल और बशीर से लड़ सकता था और अपनी गैंग बना सकता था। आगे अतुल ने कुछ सोचा। आगे मैंने सोचा था कि मैं गैंगटॉक जाऊंगा और अपना बदला लूंगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना जाऊं। अतुल ने कहा। फिर मत जा, आहान ने कहा। इस वक्त उसे अतुल की मदद की ज़रूरत थी। मनाली आने के बाद से ही उसने बहुत लोगों से पंगा ले लिया था। उन सब से निपटने में आहान को अतुल की ज़रूरत थी। अब तो अतुल भी मार्शल आर्ट मास्टर बन गया था, तो दोनों मिलकर किसी से भी आसानी से डील कर सकते थे। आहान, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अतुल ने कहा। आहान और अतुल के बीच में रिश्ता बहुत गहरा था। अगर आहान नहीं भी बोलता तब भी अतुल उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाता। अरे हाँ शान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आहान ने कहा। मेरी मदद? यंग मास्टर, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, शान ने कहा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम और तन्वी मेरे लिए किसी को प्रोटेक्ट करो, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए, आहान ने कहा। तुम किसे प्रोटेक्ट करवाना चाहते हो आहान? अतुल ने कंफ्यूज होते हुए कहा। हिमानी को, आहान ने कहा। हिमानी? अतुल हैरान हो गया। अतुल ने जब हिमानी को हॉस्पिटल में देखा था तब वो उसे बहुत साधारण लगी थी। उसके पास बस एक खूबी थी, जो कि वो बहुत खूबसूरत थी। किसी ने हिमानी पर बुरी नजर डाली है क्या? अतुल ने पूछा। अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि हिमानी को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 मार्शल आर्टिस्ट क्यों भेज रहा था आहान। नहीं, इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, आहान ने कहा। दरअसल हिमानी का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसकी वजह से उसे दिक्कत हो सकती है, आहान ने कहा। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? अतुल ने पूछा। हो सकता है कि हिमानी किसी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर से जुड़ी हुई हो, आहान ने कहा और एक्सीडेंट की सारी बात अतुल को बता दी। हालांकि ये बात एक सीक्रेट थी, पर उसने अतुल और शान से छिपाना जरूरी नहीं समझा। उसने उन दोनों पर पूरा भरोसा किया था। अतुल और शान के चेहरों पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। अब उन दोनों को समझ आ गया था कि आहान हिमानी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों बोल रहा था। अगर किसी ग्रैंड मास्टर ने हिमानी में एनर्जी ट्रांसफर की थी, इसका मतलब ये था कि उसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं था। ये जिसने भी किया था वो नहीं चाहता था कि हिमानी मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में जाने।
इसलिए उसने उसे मार्शल आर्ट सीखने की जगह उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एनर्जी ट्रांसफर कर दी। यंग मास्टर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और तन्वी हिमानी को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। किसी भी मुसीबत को हिमानी तक पहुंचने से पहले हमसे लड़ना होगा, शान ने कहा। इस वक्त शान बहुत प्राउड फील कर रहा था क्योंकि आहान ने उसके सामने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन बताई थी। इसका मतलब था कि आहान उस पर भरोसा कर सकता था। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें खतरा नजर आए तो मुझे बता देना, तुम लड़ने मत लगना, आहान ने कहा। भले ही शान और तन्वी मार्शल आर्टिस्ट थे और बहुत पावरफुल थे, पर वो किसी से ऐसे ही नहीं भिड़ सकते थे जिसके पावर्स उनसे ज्यादा हों। आहान जानता था कि अगर कोई हिमानी को चोट पहुंचाने आएगा तो वो शान और तन्वी से ज्यादा पावरफुल होगा। एक तरह से आहान शान और तन्वी के जरिए हिमानी पर नजर रखना चाहता था। तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे, इसलिए बस इसे बता देना, अतुल ने कहा। अतुल आहान के मन की बात जानता था। ठीक है यंग मास्टर, शान ने कहा। अतुल और आहान के ऑर्डर्स को वो मना नहीं कर सकता था। हिमानी कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके बाद तुम दोनों यूनिवर्सिटी चले जाना और उस पर चुपके से नजर रखना। ध्यान रखना कि उसे इस बारे में कुछ पता न चले। शायद उसे भी इस सीक्रेट के बारे में पता नहीं है। उसे अपने हिसाब से काम करने देना, आहान ने कहा। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, शान ने कहा। रॉयल विला सोसाइटी, ये सोसाइटी मनाली की सबसे लग्जूरियस सोसाइटी थी। यहाँ के सारे विला 20 करोड़ के आसपास के थे। इस सोसाइटी में ज्यादा विला नहीं थे, जितने भी थे कंस्ट्रक्शन से पहले ही बिक गए थे। इस वक्त वहां एक बहुत लग्जरी कार आई। वहां ऐसी कार किसी और के पास नहीं थी। सारी सिक्योरिटी चौकन्नी हो गई क्योंकि ये कार उस सोसाइटी के डेवलपर की थी। अगर इस वक्त आहान वहां होता तो वो कार को पहचान जाता और कार चलाने वाली को भी। ये कार वंशिका की थी। कार एक बहुत बड़े विला के आगे आकर रुकी। वंशिका अपने कार से निकली और विला के अंदर चली गई। इस वक्त लिविंग रूम में एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 45 साल होगी। उनका घर बहुत ही आलीशान तरीके से बना हुआ था। तुमने उसे देखा? उस आदमी ने पूछा। हाँ डैड, मैं उससे ही मिली थी, वंशिका ने कहा। यह आदमी वंशिका का पिता रोनित बजाज था। कैसा है वो? रोनित ने पूछा। ठीक है, वो कोई दिखावा नहीं करता और उसने लो प्रोफाइल मेंटेन किया हुआ है, वंशिका ने बताया। यहाँ आहान की बात हो रही थी। तुम्हें वो पसंद नहीं आया? रोनित ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, वंशिका ने जवाब दिया। वंशिका, आज तुम्हारा बाप होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते, रोनित ने कहा। डैड आप, वंशिका कुछ पूछना चाहती थी पर चुप हो गई। तू अपने पिता से बहुत डरती थी, इसलिए उनसे सवाल नहीं करती थी। रोनित भी वंशिका को कुछ समझाना नहीं चाहता था। वंशिका, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं किसी औरत की वजह से आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, रोनित ने कहा। हाँ, वंशिका ने जवाब दिया। उस वक्त मेरे लिए उस औरत का साथ बहुत जरूरी था। अगर मैंने वो कदम नहीं उठाया होता तो आज हमारा बजाज परिवार ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी रहा होता, रोनित ने कहा। कोई भी यही सोचेगा कि रोनित ने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया था, पर ऐसा नहीं था। ये सब एक औरत की देन थी। अगर वो औरत नहीं होती तो बजाज फैमिली का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज उनका इतना नाम सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके पास पैसा और पावर थी जो उन्हें एक औरत की वजह से मिली थी। रोनित खुश था। वंशिका सब कुछ जानती थी और उसे ये सब याद था। जब वो हमें छोड़कर गई और सब हमें देकर जा रही थी तब उन्होंने यंग मास्टर की देखभाल का जिम्मा मुझे सौंपा था। पर पिछले कुछ सालों में यंग मास्टर ने शिमला में बहुत कुछ सहा है, रोनित ने अफसोस के साथ कहा। डैड, वो इसकी जिम्मेदार आपको नहीं ठहराएंगे। यंग मास्टर का शिमला भाग जाना और गिल फैमिली में घर जमाई बनकर रहना, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, इसलिए इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, वंशिका ने कहा। जब नैना की मौत हो गई थी तब रोनित रायजादा फैमिली के पास आहान को ले जाने वाला था, पर तब तक खबर आई कि आहान वहां से भाग गया है। उसके कुछ दिन बाद पता चला कि आहान ने गिल फैमिली की बेटी शुनाया से शादी कर ली है। आहान ने किसी के घर जमाई बनकर रहने का फैसला किया था। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। आहान की इस हरकत ने रोनित का प्लान खराब ही नहीं किया था,
बल्कि रायज़ादा परिवार को भी चौंका दिया था। सब सोच रहे थे कि आहान ने ऐसा अपनी जान बचाने के लिए किया था, पर बाद में पता चला उसने ये सब शनाए के लिए किया था। इसके अलावा वो अपना लो प्रोफाइल मेंटेन करना चाहता था और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना चाहता था। पास्ट में जो भी हुआ अब वो जरूरी नहीं है वंशिका, रोनित ने कहा और एक लंबी सांस ली। अब हमें सावधान रहना होगा। मैं यंग मास्टर की मदद करने में एक बार हार चुका हूँ, दूसरी बार नहीं हारना चाहता, रोनित ने कहा। वंशिका बहुत ध्यान से रोनित की बात सुन रही थी। तुम समझ रही हो ना? रोनित ने पूछा। हाँ डैड, वंशिका ने कहा। रोनित की बात का मतलब साफ था। वो चाहता था कि वो आहान की हर हाल में मदद करे, चाहे उसके परिवार पनाह चाहे, पर उसे आहान की मदद करनी ही थी। अच्छा है, तुम सब समझती हो, रोनित ने कहा। पर वंशिका, ये सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है जितने तुम समझ रही हो। हमारा बेस बैंगलोर है और वहाँ पर यंग मास्टर की मदद वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए हमें मनाली में अपने कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग करने होंगे, रोनित ने वंशिका को समझाया। तो फिर हमें क्या करना होगा? वंशिका ने पूछा। इस वक्त हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब यंग मास्टर को हमारी ज़रूरत हो तो हम उनकी मदद के लिए पहुंच जाएं, रोनित ने कहा। ठीक है, मैं समझ गई, वंशिका ने कहा। ये कोई नहीं जानता था कि बजाज फैमिली आहान से रिलेटेड है, आहान खुद भी नहीं। अगर रोनित उनकी मदद नहीं भी कर पाया तो कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, बस उसे बुरा ही लगेगा। इसलिए रोनित को बुरा न लगे और वो गिल्टी फील ना करे, इसलिए वंशिका उसकी हर बात मानती थी। ये लो, ये विला की एक चाबी है, तुम्हें जब भी मौका मिले इसे यंग मास्टर को दे देना, रोनित ने वंशिका को एक चाबी देते हुए कहा। विला एक रॉयल विला सोसाइटी का सबसे बड़ा और महंगा विला था। यह विला लगभग 25 करोड़ का था और रोनित के विला से भी बड़ा था। यह विला रोनित आहान को देना चाहता था। ये करके वो आहान को ये दिखाना चाहता था कि बजाज फैमिली उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। ओके डैड, वंशिका ने कहा। इस वक्त आहान अपने होटल के रूम में था। उसे नहीं पता था कि वंशिका और रोनित के बीच क्या बात हुई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे रोनित की तरफ से इतना बड़ा विला गिफ्ट में मिलने वाला था। इस वक्त आहान का सारा ध्यान बस रक्षित की बात पर था। फोन के एक तरफ रक्षित बहुत खुशी से आहान को सब कुछ बता रहा था और दूसरी तरफ आहान की आंखों में वो सारी बातें सुनकर चमक थी। आहान और रक्षित आपस में फोन पे बात कर रहे थे। आहान, गोल्ड आर्मर सेक्ट ने उस आदमी के लिए 3 लोगों को भेजा है। आहान का प्लान काम कर गया था, रक्षित ने कहा। आहान ने रक्षित से कहा कि वो ये बात लीक कर दे। वॉर अलायंस ने गोल्ड आर्मर सेक्ट के किसी आदमी को पकड़ा है। जब उन्होंने ऐसा किया तब गोल्ड आर्मर सेक्ट चौकन्ना हो गया। उन्होंने उस आदमी के लिए 3 आदमियों को भेजा था, पर रक्षित ने बहुत चालाकी से उस आदमी को दूसरे आदमी के साथ रिप्लेस कर दिया था। अब वो लोग कहाँ हैं? आहान ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ कहा। आहान ने सोचा कि वो उस आदमी से ही गोल्ड आर्मर सेक्ट का सारा सच पता कर लेंगे, पर उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि उसने उन्हें कुछ नहीं बताया था। मजबूरी में आहान को यह तरीका अपनाना पड़ा। प्लान बहुत सीधा था। इस बार उनके साथ क्या करना है उसका फैसला वॉर अलायंस लेने वाला था। आहान के अनुसार ये बात पता चल जाने के बाद कि उनका एक आदमी वॉर अलायंस के कैद में है, वो किसी को जरूर भेजेंगे, भले ही उसे मारने या फिर उसे बचाने। जैसा आहान ने सोचा वैसे ही हुआ। वो लोग वॉर अलायंस के मार्शल जेल में हैं इस वक्त, रक्षित ने कहा। वॉर अलायंस ने उन तीनों को पकड़ लिया था। मार्शल जेल ऑर्डिनरी जेल से अलग था। यह स्पेशली मार्शल क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया था और इनकी सिक्योरिटी नॉर्मल जेल से 100 गुना ज्यादा थी। अच्छा, और गोल्ड आर्मर सेक्ट कैसे रिएक्ट कर रही है? आहान ने पूछा। गोल्ड आर्मर सेक्ट बहुत बड़ा है, वो आसानी से वॉर अलायंस से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वॉर अलायंस भी उनके बारे में काफी कुछ जान सकता है। गोल्ड आर्मर सेक्ट, रक्षित ने और गहरी सांस ली और कहा। उनका कहना है कि उनके लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, आहान ने कहा। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। उनका कोई आदमी मुसीबत में था और वो लोग बोल रहे थे कि इसमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सच भी तो हो सकता है, रक्षित ने अंदाजा लगाया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं,
वो ऐसे अपनी जान जोखिम में डालकर वॉर अलायंस में फंसे कैदी को बचाने के लिए अपने सीनियर की परमिशन पे कभी नहीं आएंगे, आहान ने समझाया। रक्षित ने कहा। रक्षित को भी डाउट था, पर आहान ने उसे क्लियर कर दिया था। वॉर अलायंस में क्या फैसला लिया है? आहान ने पूछा। आहान जानना चाहता था कि वॉर अलायंस ने उनकी बात मान ली है या फिर वो अभी भी उनसे सवाल करेगी। अगर वॉर अलायंस सीरियसली इस मैटर को हैंडल करेगा तो फिर गोल्ड आर्मर सेक्ट को झुकना ही पड़ेगा। वॉर अलायंस ने उन्हें वार्निंग दी है कि वो 3 दिन में आए और इस मैटर को एक्सप्लेन करें, रक्षित ने कहा। वॉर अलायंस की नजर हमेशा से गोल्ड आर्मर सेक्ट पर थी। इस बार उन्होंने उनके इलाके में रोड पर आहान को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो इस मामले में बीच में बोल सकते थे। अच्छा, फिर ठीक है, आहान ने कहा। आहान वॉर अलायंस के फैसले में बहुत सेटिस्फाइड था। वॉर अलायंस इस बार गोल्ड आर्मर सेक्ट को छोड़ने वाला नहीं था। आहान, वॉर अलायंस के हेड मास्टर विक्रांत तुम्हारे बारे में जानते हैं। वो कुछ दिनों में तुमसे बात करेंगे शायद, रक्षित ने आहान को बताया। बहुत कम लोग जानते थे कि आहान नारायण का स्टूडेंट था और उनमें से एक विक्रांत था। उसने ही गोल्ड आर्मर सेट को 3 दिन का टाइम दिया था सब कुछ बताने के लिए, और इस बात को पब्लिकली बाहर आने से भी रोका था। डोंट वरी, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, आहान ने कहा। आहान ने रक्षित के पास इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा था, पर अगर उसके सीनियर्स उस पर ज्यादा जोर दे रहे थे, उसके पास भी सच बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए आहान उनसे मिलने के लिए तैयार था। उसे भी उसकी असलियत पता होने के बाद वॉर अलायंस से उसे बहुत सारे फायदे होने वाले थे। आखिर वो नारायण का स्टूडेंट था और नारायण ही वॉर अलायंस का फाउंडर था। अगर वो नारायण का स्टूडेंट नहीं होता तो शायद इस मैटर को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। अच्छी बात है, रक्षित ने कहा। आहान, मैं तुम्हारे लिए गोल्ड आर्मर सेक्ट पर नजर रखूंगा। अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा, रक्षित ने आहान से बहुत सीरियस टोन में कहा। थैंक यू रक्षित, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है ना, आहान ने कहा। हालांकि सारा प्लान आहान का था, पर रक्षित ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में बहुत मेहनत की थी। बाकी सब बातें तो बहुत गलत थी। असली आदमी की जगह उसने किसी और को बिठाया था। इसमें ही उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, रक्षित ने कहा। एक बात और रक्षित, पिछले कुछ सालों में कितने ग्रैंड मास्टर्स शिमला आए हैं? आहान ने अचानक से पूछा, जैसे उसके मन में कुछ आया हो। आहान, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? रक्षित ने पूछा। ग्रैंड मास्टर जो करते हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है। उनके बारे में पूछना क्राइम के बराबर है, रक्षित ने आहान को याद दिलाया। मैं जानता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, आहान ने बेटर स्माइल के साथ कहा। जाहिर सी बात थी, आहान ये बात हिमानी के लिए पूछ रहा था। जब से आहान को पता चला था कि किसी ने हिमानी में एनर्जी ट्रांसफर की थी, वो बहुत बेचैन हो गया था। उसके लिए हिमानी के सीक्रेट का पता लगाना बहुत जरूरी था। अरे मुझे पता है कि तुम्हारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, पर तुम्हें पता है ना कि ग्रैंड मास्टर का ओहदा बहुत ऊपर है और इसके बारे में सब कुछ सीक्रेट ही रखा जाता है। ग्रैंड मास्टर के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अगर उन्हें पता चले कि उनके बारे में किसी को पता चल जाए तो रक्षित बोलते बोलते रुक गया। ग्रैंड मास्टर भले ही बहुत पावरफुल हैं, पर उनके दुश्मन बहुत थे। अगर कुछ ग्रैंड मास्टर मिलकर किसी ग्रैंड मास्टर पर अटैक करने की सोच रहे हैं तो फिर वो नहीं बच सकते थे। ऐसा पहले भी हुआ था। एक ग्रैंड मास्टर ने 3 ग्रैंड मास्टर के सामने दम तोड़ा था। उन्होंने अपना ग्रुप बनाकर उस ग्रैंड मास्टर की जान ली थी। तब से मार्शल आर्ट अलायंस ने ये रूल बना दिया था कि कोई भी ग्रैंड मास्टर के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता। उनकी सारी मूवमेंट सीक्रेट रहेंगी और अगर किसी ने उनके बारे में जानने की कोशिश की तो उसे पनिश किया जाएगा। रक्षित, ये मेरी गलती है कि मैंने आपसे इस बारे में पूछा। मैं आगे से ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। आहान को नहीं पता था कि उसका छोटा सा सवाल रक्षित को इतना बेचैन कर देगा। उसने सोचा था कि उसे ये बात पता चल जाएगी, पर उसने ग्रैंड मास्टर की पोजीशन को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। कोई बात नहीं, जब तक तुमने ये सवाल सिर्फ मुझसे पूछा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुमने किसी और से पूछा तो वो तुम्हारे बारे में मार्शल आर्ट अलायंस को बता देंगे और फिर तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इस रूल को लेकर मार्शल आर्ट अलायंस बहुत सीरियस और एक्टिव है, रक्षित ने कहा। क्या इस कारण से पहले किसी को सजा मिली है? आहान ने पूछा। हाँ,
बहुत लोगों को तो नहीं, पर कुछ लोग थे जो ग्रैंड मास्टर्स के बारे में जानना चाहते थे। जब मार्शल आर्ट अलायंस को इस बारे में पता चला तब उन्हें सजा दी गई थी, रक्षित ने बताया। ओके, आहान ने कहा। जब आहान और रक्षित आपस में बात कर रहे थे तब दुष्यंत ने सानिया को फाइनल वार्निंग दे दी थी। अगर उसे कंपनी में वीपी के पोजीशन पर रहना था तो उसे कुछ भी करके शनाया से माफी मंगवानी ही पड़ेगी। इस वक्त सानिया अपने रूम में बहुत परेशान थी। ये सब हो जाने के बाद उसने तुरंत यामिनी को कॉल किया। तुम कहाँ हो यामिनी? सानिया ने शांति से पूछा। शनाया के घर। यामिनी ने भी अपना एटीट्यूड संभाला और शांति से जवाब दिया। पहले जब यामिनी यहाँ आई तब उसने सानिया से रिक्वेस्ट की थी कि वो शनाया की शादी किसी रईस घर में करवा दे, पर अब सिचुएशन अलग थी। शनाया एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी। वो श्योर थी कि शनाया फैल्कन इंडस्ट्रीज की सीईओ थी। वो नहीं जानती थी कि शनाया वहां पर कैसे पहुंची थी, पर इस वक्त उसकी पोजीशन सानिया से बहुत ऊपर थी। शनाया ने जो डायरेक्टर दुष्यंत के साथ किया उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सानिया ने पूछा। जवाब? इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? यामिनी ने कहा। यामिनी जानती थी अब शनाया और दुष्यंत के स्टेटस में भी फर्क था। भले ही शनाया सीईओ थी और दुष्यंत डायरेक्टर था, पर दोनों की कंपनी में बहुत फर्क था। शनाया की कंपनी बहुत बड़ी थी और उसके सामने दुष्यंत की कंपनी कुछ नहीं थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। इसके अलावा अगर सानिया ने दोनों माँ बेटी को परेशान किया तो शनाया अपनी पोजीशन की वजह से इस मामले को हैंडल कर सकती थी। तुम क्या बोल रही हो? इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ रहना नहीं चाहती क्या? तुम मेरी पोजीशन को जानती हो ना? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, यामिनी ने कहा। तुम्हारी पोजीशन? तुम कुछ भी नहीं, बल्कि कुछ नहीं कर सकती हो तुम। हम माँ बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी तुम, यामिनी ने कहा। शनाया की आइडेंटिटी पता चलने के बाद यामिनी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। ये सुनकर सानिया को बहुत गुस्सा आने लगा। सान फरामोश औरत, भूल गई तुम कैसे मेरे सामने अपनी डिवोर्सी बेटी के लिए रिश्ते की भीख मांगने आई थी, पर अब तुम मेरी शनाया के बारे में बकवास नहीं कर सकती। पहले जो हुआ सो हो गया, अब अपनी जुबान से शनाया का नाम इज्जत से लेना, यामिनी ने कहा। क्यों? अब क्या तुम्हारी बेटी के पर निकल आए हैं? वो आज भी डिवोर्सी और यूजलेस ही है, सानिया ने कहा। शट अप सानिया, मेरी बेटी को यूजलेस बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, यामिनी ने कहा। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारे तेवर इतने बढ़ गए? मत भूलो कि मेरी पोजीशन और तुम्हारी बेटी की पोजीशन में बहुत फर्क है, सानिया ने कहा। अच्छा, तुमने फैल्कन इंडस्ट्रीज के बारे में सुना है? यामिनी ने पूछा। यामिनी बहुत वक्त से सानिया को शनाया की असलियत बताने का मौका ढूंढ रही थी। अब उसे वो मौका मिल गया था। हाँ, फैल्कन के बारे में तो सब जानते हैं। मेडिकल में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो। तो सानिया ने पूछा। तो तुम्हें पता है कि शनाया कहाँ काम करती है? यामिनी ने पूछा। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी बेटी फैल्कन में काम कर रही है? अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगी कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। भले ही फैल्कन बहुत बड़ी कंपनी है, पर अगर तुम सोच रही हो कि एक लो लेवल एम्प्लॉय की बहुत इज्जत होती है तो तुम गलत हो, सानिया ने कहा। सानिया ने सोचा कि यामिनी सिर्फ शनाया को फैल्कन में जॉब मिल जाने की वजह से इतना इतरा रही थी। सानिया जानती थी कि फैल्कन इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी थी। शनाया को अगर वहां जॉब मिल भी गई थी तब वो एक लो लेवल एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ नहीं थी। वहां सानिया ग्रैंड होराइजन ग्रुप की वीपी थी। दोनों के स्टेटस में जमीन आसमां का फर्क था। लो लेवल एम्प्लॉय का कोई स्टेटस नहीं होता होगा, पर सीईओ का तो होता है ना, यामिनी ने बहुत प्राउडली कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? यामिनी की ये बात सुनकर सानिया पर जैसे आसमान गिर गया। मैं क्या कहना चाहती हूँ? एक काम करो, एक बार फैल्कन इंडस्ट्रीज के नए सीईओ के बारे में नेट पर पढ़ लो, यामिनी ने कहा। सानिया ने हमेशा अपनी पोजीशन का रौब जमाया था। अब यामिनी की बारी थी, इसीलिए वो चूकना नहीं चाहती थी। वो शनाया की पोजीशन के बारे में बहुत एरोगेंटली सानिया को बताना चाहती थी। यामिनी ने इतना कहकर तुरंत फोन रख दिया। फोन की एंगेज लाइन सुनकर सानिया को बहुत अजीब लगने लगा। उसने सोचा कि यामिनी हमेशा से उसके सामने शांत रहती थी, पर आज बहुत एरोगेंट थी। क्या यह सच था कि शनाया फैल्कन की सीईओ बन गई थी?
सानिया ये भी जानना चाहती थी कि बिना किसी वजह की यामिनी के तेवर इतने नहीं बदल सकते थे। कुछ तो बात थी जिसकी वजह से यामिनी ऐसे बिहेव कर रही थी। सानिया ने यामिनी की बात मानने का फैसला कर लिया था। उसने अपना इंटरनेट ब्राउजर खोला और फैल्कन के नए सीईओ के बारे में जाना। सीईओ के साथ शनाया गिल नाम देखकर सानिया की आंखें खुली की खुली रह गई और उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? सानिया खुद से ही बड़बड़ाने लगी। उसका दिमाग इस वक्त बहुत खराब हो रहा था। क्या अब सानिया सुधर जाएगी या वो शनाया की जिंदगी में नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? गाइस फाइनली स्टोरी यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा और आगे स्टोरी में जो चीज़ें होंगी सच में नेक्स्ट लेवल होगी। मज़ा आएगा देख कर कि आखिर आगे स्टोरी में होने क्या वाला है। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब वही करना जिनको आगे की स्टोरी देखना हो। तो गाइस आगे का नेक्स्ट पार्ट जो है जो कि 1 घंटे का होगा वो बहुत जल्द आने वाला है। तो जो है देखना हो तो सब्सक्राइब करना वरना मत करना, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसके आगे जो भी होगा वैसे होगा क्या, बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा और देखने लायक होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और दिल को छू जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। मज़ा आएगा देखकर। तो गाइस जो भी हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आगे की स्टोरी देखना हो तो गाइस जो है आगे जो एपिसोड आने वाला है वो सच में दिमाग ख़राब कर देगा और आगे जब ये कहानी का एंड होगा उसके बाद जो मतलब न्यू स्टोरी आएगी वो कतई तबाही मचा देगी जो कि वीडियो के साथ आएगी। मज़ा आ जाएगा देखकर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी लेकर, क्योंकि उसी में जो है नेक्स्ट लेवल होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके एंड बाय बाय।